हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम और वेलकम पढ़ो आगे बढ़ो यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में। और बायोमोलिक्यूल्स हमारा चैप्टर चल रहा है जिसमें हमने तकरीबन तमाम पॉलीमर्स को डिस्कस कर लिया है और ये लास्ट है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है जी। अब न्यूक्लिक एसिड जो है उसको डिस्कवर किया था फ्रेडरिक मैशर ने। ठीक है, इसने ना इसको डिस्कवर किया था पस सेल्स में से। अब पस सेल्स क्या होते हैं जनाब? पस सेल्स होते हैं हमारे डेड डब्ल्यूबीसीज। जो डब्ल्यूबीसीज जो वाइट ब्लड सेल होते हैं डब्ल्यूबीसी, जो हमारी बॉडी में जिनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, उनको पस सेल बोला जाता है। उन सेल्स में से फ्रेडरिक मैशर साहब ने एक ऐसा कंपाउंड निकाला था जो कि तब बाकी जो बायोमोलिक्यूल्स हैं ना, कौन से, जैसे प्रोटीन हो गया, लिपिड्स हो गए, ठीक है, वो उनसे क्वाइट डिफरेंट था। ठीक है, वो क्वाइट डिफरेंट था, यानी कि उसकी कंपोजिशन काफ़ी डिफरेंट थी, उसका फंक्शन काफ़ी डिफरेंट था। तो ये कंपाउंड किसने निकाला था? मैशर ने। ठीक है, अब इसको समझ नहीं आ रही थी इसको क्या नाम दूँ। चूँकि ये न्यूक्लियस से निकाला गया, पस सेल के न्यूक्लियस से निकाला गया, इसीलिए इसको नाम क्या दिया इसने? न्यूक्लिन दे दिया। ठीक है, इसको कोई नाम जहन में आ नहीं रहा था तो इसने न्यूक्लिन नाम दे दिया। न्यूक्लिन वर्ड इसने निकाला न्यूक्लियस से, क्योंकि पस सेल के न्यूक्लियस से ही इस कंपाउंड को निकाला गया। ठीक है, अच्छा, अब ये तो इसने निकाला और इसको नाम दे दिया। बाद में ये पता चला कि जो न्यूक्लिन केमिकल निकाला गया है पस सेल के न्यूक्लियस से, इसकी प्रॉपर्टी एसिटिक है, यानी ये सॉल्यूशन के अंदर एज अ एसिड बिहेव कर रहा है। ठीक है, एज अ प्रोटॉन डोनर बिहेव कर रहा है। तो इसको क्या नाम दे दिया बाद में? इसने इसको नाम दे दिया, न्यूक्लिन को रीनेम करके न्यूक्लिक एसिड दे दिया। यानी ये न्यूक्लिन जो है एसिडिक प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ पर इसका नाम चेंज होकर न्यूक्लिक एसिड हो गया। ठीक है, जो आज तक इसका नाम रिटेन्ड है कि इसको न्यूक्लिक एसिड ही बोलते हैं हम आज भी। ठीक है, अब न्यूक्लिक एसिड भी जो है एक पॉलीमर है। जैसे मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट मोनोमर और पॉलीमर का, मोनोमर्स मिलके पॉलीमर्स बनाते हैं, तो न्यूक्लिक एसिड भी एक पॉलीमर है। तो अब सवाल जहन में सबसे पहले ये आता है कि इसका मोनोमर कौन सा होगा। बेसिकली आज हम इसके मोनोमर पे ही गुफ्तगू करेंगे, डीप डिस्कशन। ठीक है, तो ये पॉलीमर है। अब ये किस चीज़ का पॉलीमर है? एक 5 शुगर बेस्ड कंपाउंड है, यानी कि एक पेंटोस शुगर है। एक पेंटोस शुगर का एक कंपाउंड है, ये उसका पॉलीमर है। उस कंपाउंड को बोला जाता है न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड की कंपोजिशन में बच्चा 3 चीज़ें आती हैं। 3 चीज़ों में क्या क्या आ जाता है? ठीक है, न्यूक्लियोटाइड की कंपोजिशन में हमारे पास कितनी चीज़ें आती हैं? 3 चीज़ें आती हैं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड है क्या? न्यूक्लियोटाइड है पॉलीमर, सॉरी मोनोमर है किसका? न्यूक्लिक एसिड का। अब इसमें ना एक आ जाती है हमारे पास पेंटोस शुगर, जो कि 5 कार्बन पर मुश्तमिल होती है। ठीक है, ये एक शुगर का मॉलिक्यूल होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है नाइट्रोजीनस बेस, एसी बेस, जिसमें नाइट्रोजन अटैच होता है। और आपसे अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन करूँ कि ये नाइट्रोजीनस बेस और कहाँ पाई जाती है, तो आपको पता होगा कि ये जो नाइट्रोजीनस बेस है हमने ये अमाइनो एसिड में पढ़ी है। ठीक है, और तीसरा हमारे पास क्या पाया जाता है इसके अंदर? एक तो पेंटोस शुगर, दूसरी नाइट्रोजीनस बेस, और तीसरा इसमें पाया जाता है फॉस्फेट। ठीक है, इसको हम मज़ीद आगे चल के देखते हैं। ये मैंने आपको ऊपर ऊपर से बता दिया कि न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या क्या होता है। अब दीज पॉलीमर्स हैव हाई मॉलिकुलर वेट। इन पॉलीमर्स, कौन से पॉलीमर? ये जो न्यूक्लिक एसिड है इनका मॉलिकुलर वेट ज़्यादा होता है। दीज आर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल्स फ्रॉम वायरस टू मैन। यहाँ पर एक बात आपको बता दूँ, ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड है ये तमाम जानदार के अंदर पाए जाते हैं। अलबत्ता वायरस को जानदार कंसिडर भी नहीं किया जाता, फिर भी इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड होता ही है। न्यूक्लिक एसिड इज़ वेरी मैंडेटरी, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड से हमारी लाइफ की एक्टिविटीज़ कंट्रोल होती हैं। ठीक है जी, अब वायरस से लेकर, जो कि छोटे में छोटा माना जाता है, मैन तक, ह्यूमन बींग्स जो कि हाईली मॉडिफाइड फॉर्म है, ठीक है, होमोसेपियन, जो कि आखिर तक हम जो है ना, हम लेटेस्ट मॉडिफाइड वर्जन है, ठीक है, एवोल्यूशन का। तो वायरस से लेकर मैन तक हमारे पास तमाम जानदार के अंदर न्यूक्लिक एसिड अवेलेबल होता है। ठीक है, अब न्यूक्लिक एसिड मैंने आपको बता दिया कि क्या है। न्यूक्लिक एसिड है पॉलीमर। न्यूक्लिक एसिड के मोनोमर का क्या नाम है? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड की कंपोजिशन में क्या आती हैं? 3 चीज़ें, एक फॉस्फेट, दूसरा नाइट्रोजिनस ग्रुप, और तीसरा पेंटोस शुगर। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर बात समझ आ गई। अब जनाब हमें टाइप देखने। न्यूक्लिक एसिड हमारे पास 2 टाइप्स का होता है, और ये दोनों टाइप्स आपके जहन में चल रहे होते हैं। ठीक है,
इनके बगैर बायोलॉजी को स्टडी करना मुश्किल होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी कंपोजिशन को समझना, क्योंकि बायो में ये बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं। एक हमारे पास है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, DNA। आपको DNA का फुल फॉर्म शायद पता ना होता तो अभी पता चल गया। DNA, डी से डीऑक्सी, राइबो और N से न्यूक्लिक और A से एसिड। ठीक है जी। क्योंकि ये न्यूक्लिक एसिड का टाइप है तो इसीलिए ही इसमें Na आता है। तो DNA डीऑक्सीराइबो से की वजह से D आया, इसमें न्यूक्लिक की वजह से N आया और एसिड की वजह से A आया। फिर आता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, RNA। R से राइबो, N से न्यूक्लिक, A से एसिड, तो इसीलिए इसको राइबोन्यूक्लिक एसिड बोला जाता है। ठीक है जी। ये न्यूक्लिक एसिड्स की दो टाइप्स आ जाती हैं। बोथ न्यूक्लिक एसिड्स आर लीनियर। ठीक है, लीनियर से मुराद इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है। ब्रांचिंग कहाँ थी? अब मैं क्वेश्चन करता हूँ। हमें बायोलॉजी को याद करने के लिए रिकॉल टेक्निक अप्लाई करनी चाहिए। व्हाट इज़ रिकॉल टेक्निक? कीप रिकॉलिंग कि आपने क्या पढ़ा था। पुराने टॉपिक्स को नए टॉपिक्स के साथ नए टॉपिक्स को पुराने टॉपिक्स के साथ लिंक करके देखो। अब यहाँ पर आपने ये पढ़ा ना कि ये लीनियर और अनब्रांच्ड, इसको रट्टा नहीं लगाओ। ये देखो कौन से नॉन लीनियर और ब्रांच थे, तो आपको क्लियर याद होगा कि वो शुगर्स थी। कौन सी शुगर्स थी भाई? हमारे पास ग्लाइकोजन थी, ठीक है, अमाइलोपेक्टिन थी। ये शुगर्स कैसी थी? ये हमारे पास ब्रांच थी। ठीक है जी। तो अब आपने जब इनको कंपेयर किया ना, रिकॉल करके कंपेयर किया, तो आपको ये बात कभी नहीं भूलेगी। हम कंपैरिजन मेथड से चीज़ों को याद कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये लीनियर और अनब्रांच्ड होता है। DNA is the polymer of deoxyribonucleotide and RNA is the polymer of ribonucleotide। अलबत्ता ये दोनों न्यूक्लिक एसिड की टाइप हैं। इन दोनों का मोनोमर क्या होगा? इन दोनों का मोनोमर न्यूक्लिक एसिड होगा, लेकिन इन दोनों पॉलीमर्स के जो मोनोमर्स हैं, जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं, वो थोड़ी डिफरेंट हैं। जैसे DNA का जो मोनोमर है वो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है जी। और RNA का जो मोनोमर है वो है राइबोन्यूक्लियोटाइड। सिर्फ वर्ड्स हैं और उन वर्ड्स से बनता है ये। देखें, न्यूक्लिक एसिड का डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड मोनोमर है और राइबोन्यूक्लिक एसिड का राइबोन्यूक्लियोटाइड मोनोमर है। क्लियर है? अब यहाँ पर आ जाती है बात कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड की। मैंने तो आपको ऊपर ऊपर से बताया ना कि तीन चीज़ें होती हैं, फॉस्फेट, नाइट्रोजिनस बेस और पेंटोज। लेट्स सी देयर स्ट्रक्चर एंड लेट्स चेक आउट कि ये किस तरह आपस में मिलते हैं। ठीक है, और ये कंपोजिशन ओवरऑल होती कैसी है। मैंने तीन नाम बताए थे। एक मैंने क्या बताया था भाई, कि एक मैंने बताया था एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, तो ये आ गया फॉस्फेट ग्रुप, आपको क्लियरली दिख रहा है। ये हमारे पास है एक पेंटोज शुगर, 5 कार्बन वाली, या हम कह सकते हैं 5 कॉर्नर वाली पेंटोज शुगर। ठीक है, ये क्या है? पेंटोज शुगर। कितने कॉर्नर्स है इसमें? आप काउंट करें, 1 2 3 4 5, 5 कॉर्नर वाली पेंटोज शुगर। और जनाब एक हमारे पास यहाँ पर नाइट्रोजीनस बेस, ऐसी बेस के जिसमें नाइट्रोजन अवेलेबल हो। यू कैन सी देयर आर लॉट ऑफ नाइट्रोजन इन दिस बेस, N। तो यहाँ पर आपको क्लियरली शो हो रहा होगा कि ये नाइट्रोजीनस बेस है। तो जनाब ये हमारे पास है क्या? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जिसमें तीन चीज़ें हैं, एक फॉस्फेट ग्रुप, दूसरी नाइट्रोजीनस बेस, तीसरा हमारे पास पेंटोज शुगर जो कि 5 कार्बन वाली शुगर है। ठीक है जी। अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि कौन से कार्बन पर क्या चीज़ अटैच होगी। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड आर द मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, आपको पता है ये न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर है, विच इज पेंटोज शुगर बेस्ड वेयर अ नाइट्रोजनस बेस मॉलिक्यूल इज अटैच एट द फर्स्ट कार्बन। अब जनाब ये जो नाइट्रोजिनस बेस है ना, ये नाइट्रोजिनस बेस ये इस पेंटोज के पहले कार्बन पर अटैच होगी हमेशा। ठीक है, और ये जो फॉस्फेट है ये हमेशा पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 5 पर अटैच होगी। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसकी केमिकल कंपोजिशन है। ठीक है जी। द न्यूक्लियोटाइड विदाउट फॉस्फेट कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको निकाल दूँ, फॉस्फेट को बाहर निकाल दूँ, फॉस्फेट को मैं इस पर फिलहाल ऐड ना करूँ, तो जनाब ये जो हमारे पास ओवरऑल स्ट्रक्चर होगा जिसमें पेंटोज होगा और हमारे पास नाइट्रोजिनस बेस होगी, कौन से कार्बन पर? पहले कार्बन पर। इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। और जनाब न्यूक्लियोसाइड के बाद जब देखो ये पहले कार्बन पर नाइट्रोजिनस बेस अटैच हो गई। ठीक है, ये पहला कार्बन है और ये 5वां कार्बन है। जब नाइट्रोजिनस बेस अटैच हो गई पहले कार्बन के साथ, तो तब तक 5वां कार्बन है ये। ठीक है, एक सेकंड में फिर से बताता हूँ।
ये पहला कार्बन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये पांचवा है। ठीक है, यहाँ पर कार्बन नहीं, यहाँ पर ऑक्सीजन है, ये बात याद रखनी है। 1 2 3 4 और 5। तो जनाब जब पहले कार्बन पर ये नाइट्रोजनस बेस अटैच हो जाती है और अभी फॉस्फेट अटैच नहीं हुआ पांचवें कार्बन पर, ठीक है, ये खाली है ये जगह, तो उस कंडीशन में इसको न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। आई होप अब आपको क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए ये चीज़, मैंने इतने अच्छे से समझाई है। अगर समझ में ना आए तो थोड़ा सा रिवाइंड कर लो वीडियो को, ठीक है। और जनाब जब पांचवें कार्बन पर ये चीज़ आ जाए फॉस्फेट, तब इसको न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले हमारे पास न्यूक्लियोसाइड बनता है, ठीक है, और जब पांचवें कार्बन पर फॉस्फेट अटैच होगा तो इसी में से क्या बन जाएगा, आपका न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। ठीक है जी, ये बात आपको समझनी है, ठीक है। द डीएनए एंड आरएनए मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। हमारे पास 4 किस्म के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड के, अब न्यूक्लियोटाइड के जो टाइप्स हैं ना, उनमें कंफ्यूज ना हो, उनमें आपको एक क्लियर बात बता दूं, ये जो चीज़ होगी ना, ये जो चीज़, दिस विल बी सेम इन ऑल द 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, जो कि लिखा हुआ है कि डीएनए और आरएनए में ओवरऑल 4 किस्म के न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ठीक है जी, ये चीज़ क्या होगी, ये चीज़ आपकी सेम होगी। देन डिफरेंस कहाँ पे आएगा, डिफरेंस आपका इस नाइट्रोजिनस बेस के अंदर आएगा। ओके, दिस नाइट्रोजिनस बेस कैन हैव 2 काइंड ऑफ कैटेगरीज। नंबर 1, you will have purines, और जनाब इसमें एक और कैटेगरी आती है, वो है pyrimidines। ठीक है, ये जो प्यूरिन्स होती हैं ये हमारे पास सिंगल रिंग्स होती हैं, ठीक है, ये हमारे पास क्या होती हैं, ये सिंगल रिंग्स होती हैं। और pyrimidines हमारे पास क्या होती हैं, pyrimidines हमारे पास होती हैं डबल रिंग्स, सॉरी प्यूरिन्स हमारे पास होती हैं डबल रिंग्स, और जो हमारे पास pyrimidines होती हैं हमारे पास सिंगल रिंग्स होती हैं। ये भी नीचे आ जाए तो बताता हूँ। तो आपको समझ आया कि मैंने क्या बोला कि भाई ये पार्ट होगा सेम तमाम उसमें न्यूक्लियोटाइड्स में। न्यूक्लियोटाइड्स के 4 टाइप्स होते हैं, चारों टाइप्स बन इसके मुताबिक डिफरेंट होते हैं। ये चेंज हो जाएगा तो न्यूक्लियोटाइड का टाइप चेंज हो जाएगा। अब इसके टाइप्स मैंने बताया, 2 मेन कैटेगरीज होती हैं, प्यूरिन्स और पैरामिडिन्स। प्यूरिन्स और पैरामिडिन्स के अंदर आ जाती हैं 4 और चीज़ें, एडेनिन, थायमिन, ग्वानोसिन और यूरेसिल, और एक होती है साइटोसिन। बेसिकली थायमिन और यूरेसिल का फ़र्क आता है सिर्फ डीएनए और आरएनए की वजह से। बेसिकली टाइप्स हमारी नाइट्रोजनस बेस की 4 होती हैं, ठीक है जी। अब द डीएनए एंड आरएनए आर मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। इसने सिर्फ इतना बात लिखा था, मैंने आपको और फर्दर बता दिया क्योंकि आगे वो चीज़ें आ रही हैं, विच आर वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजिनस ग्रुप्स। ये कह रहा है जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये डिफरेंट हैं, वेरिएबल हैं, किस बुनियाद पर, नाइट्रोजिनस बेस की बुनियाद पर। इसने बिल्कुल नहीं बोला कि फॉस्फेट के बुनियाद पर, इसने बिल्कुल नहीं बोला कि हमारे आपके पेंटोस की बुनियाद पर, इसने बोला इस नाइट्रोजिनस बेस की बुनियाद पर ये डिफरेंट है। ये नाइट्रोजिनस बेस चेंज हो जाएगी तो आपका न्यूक्लिक एसिड भी चेंज हो जाएगा, और न्यूक्लिक एसिड की इस बुनियाद पर 4 टाइप्स डिसाइड की गई हैं। ओके, देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ नाइट्रोजिनस बेसिस। अब नाइट्रोजिनस बेसिस के 2 ग्रुप्स हैं, जैसे कि मैंने बताया प्यूरिन्स और पायरेमिडिन्स, ठीक है, 2 ग्रुप्स हैं। एक हमारे पास आती हैं प्यूरिन, दूसरी होती हैं पायरेमिडिन। एक क्या है हमारे पास प्यूरिन, दूसरी पायरेमिडिन, ठीक है। प्यूरिन्स आर ऑफ 2 टाइप्स। अब प्यूरिन्स के भी 2 टाइप्स हैं, एक हमारे पास है एडेनिन, दूसरी ग्वानोसिन। आप इसको ऐसे याद करो AG, ठीक है, ये हमारे प्यूरिन्स हैं। और पिरिमिडीन में हमारे पास आ जाती हैं साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। अब पायरेमिडिन को याद करने का तरीका, टक, ओके, टक बिस्किट होता है ना, टक, AG टक, प्यूरिन पायरेमिडिन, AG टक, ओके। याद करने का तरीका बता रहा हूँ बच्चा, कंफ्यूज नहीं हो, AG टक, प्यूरिन पैरामिडिन, ओके जी। टक बिस्किट से याद रख लो, AG तो आपको याद हुआ होगा। अब प्यूरिन्स और पैरामिडिन कैसे याद करना है कि ना, मैंने बताया था ना प्यूरिन डबल रिंग्स होती हैं, ये एंट्री टेस्ट में सवाल आया था ना कि कौन सी प्यूरिन्स है, आपको शायद पता हो, पास्ट पेपर्स आप देखना। तो इसको याद करने का तरीका है प्यूरिन, तो प्यूरिन पूरी, ठीक है, पूरी मतलब कंप्लीट, यानी कि 2 रिंग्स, और पैरामिडिन यानी कि इसमें कोई सेंस नहीं बन रहा। तो प्यूरिन पूरी से याद कर लो कि डबल, जो चीज़ डबल होती है वो पूरी होती है, ऐसे याद कर लो, ठीक है। मैंने तो ऐसे याद किया था और मुझे इससे काफ़ी हेल्प मिली थी। आप अपने तरीके से याद कर लेना कि प्यूरिन्स हमारे पास डबल रिंग्स होती हैं और पैरामिडिन सिंगल रिंग होती हैं। प्यूरिन्स की टाइप AG आ जाती है, पैरामिडिन की टाइप आ जाती है टक। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। आई होप आप मेरे लेक्चर से बोर नहीं हो रहे, काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर है।
अब जनाब न्यूक्लियोटाइड्स मैंने जैसे कि ना आपको मैंने बताया था कि कोई भी मैंने पॉलीमर जब पढ़ाया है, वेदर मैंने प्रोटीन पढ़ाया हो या शुगर पढ़ाया हो, देखो शुगर मैंने क्या बताया था, शुगर में मैंने न्यूक्लियोटाइड सारे डायरेक्ट नहीं लगा दिए। मैंने पहले एक को देखा तो मैंने मोनोसेकेराइड को डिस्कस किया, दो को देखा तो डाइसेकेराइड को डिस्कस किया, फिर तीन और उससे ज़्यादा हो गए तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी कि कार्बोहाइड्रेट आया, कार्बोहाइड्रेट जो कि पॉलीमर आया। इसी तरह से न्यूक्लियोटाइड भी अगर एक भी हो ना तो भी आपका पॉलीमर काउंट होता है वो, यानी कि उसको मोनोन्यूक्लियोटाइड बोलेंगे, छोटा वाला, ठीक है। फिर आपका डाई आएगा, फिर आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो कि आपके डीएनए और आरएनए, ठीक है जी। अब मोनोन्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, अब ये देखो बात वही कर रहा है कि जनरली ज़्यादा तौर पर न्यूक्लियोटाइड्स हमारे पास एज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड के तौर पर मिलते हैं, जैसे कि आरएनए और डीएनए, बट समटाइम्स अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड आल्सो वर्क्स इंडिपेंडेंटली एज मोनोन्यूक्लियोटाइड। बट ये कहते हैं कभी कभी सिंगल न्यूक्लियोटाइड भी वर्क करता है आज़ादी से एज अ मोनोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, जिस जो कि किसी और न्यूक्लियोटाइड से कंबाइन होकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड तो नहीं बना रहा बट काम कर रहा है, ठीक है। दीज मोनोन्यूक्लियोटाइड हैव एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप एज एडीपी और एटीपी, ठीक है, जैसे कि एडीपी हो गया और एटीपी हो गए। एटीपी जो कि हमारी सेल की एनर्जी करेंसी है, ये दोनों हमारे पास क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और ये भी हमारे पास क्या है, मोनोन्यूक्लियोटाइड्स हैं। ये एमडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ये आपको याद रखना है। एटीपी, अब ये कहता है एटीपी वर्क एज एनर्जी स्टोरिंग, कैरिंग एंड एनर्जी प्रोवाइडिंग मॉलिक्यूल। ये कहता है एटीपी किस तरह काम करता है, एटीपी या तो आपकी एनर्जी स्टोर करेगा या तो एनर्जी कैरी करेगा, यानी एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी पहुंचाएगा, एक सेल से दूसरे सेल तक एनर्जी पहुंचाएगा, या तो एनर्जी प्रोवाइड कर देगा उसी टाइम पे, जैसे मसल कॉन्ट्रेक्शन में एटीपी चाहिए होती है, मसल आपकी जो है ना मूवमेंट में एटीपी चाहिए होती है, या तो ये एटीपी प्रोवाइड कर देता है मेटाबॉलिक रिएक्शंस में, हमारे सेल में जो रिएक्शन हो रहे हैं, आपने कोई भी चीज़ खाई वो जब हजम हो रही है तो उसको तोड़ना पड़ता है, तो उसको तोड़ने में भी हमारे जो इन रिएक्शन को कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन, या किसी चीज़ को सेल के अंदर बनाना है उसको भी हम मेटाबॉलिक रिएक्शन की एनाबॉलिक कैटेगरी में काउंट करते हैं, तो इसमें भी एटीपी की नीड होती है। दिस एनर्जी इज यूटिलाइज टू ड्राइव एनर्जी डिमांडिंग रिएक्शन। अब यही एटीपी यूज़ होती है, जो ये बात मैं कर चुका हूँ, फिर से ये बता रहे हैं कि जो एनर्जी डिमांडिंग रिएक्शन है, कौन से, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जैसे हो गई, इस तरह की रिएक्शन, जैसे कि प्रोटीन की सिंथेसिस हो गई, प्रोटीन को बनाना हो गया, लिपिड्स को बनाना हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स को बनाना हो गया, ठीक है जी। मैकेनिकल एनर्जी फॉर साइक्लोसिस, सेल के अंदर प्रोसेस होता है साइक्लोसिस का, आपको पता होगा, जो कि स्ट्रीमिंग और मूवमेंट होती है ऑर्गेनेलीज की, तो उसमें भी एटीपी की नीड होती है। कॉन्ट्रेक्टाइलिटी, हमारे सेल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन होती है, सेल आप डिवाइड होते हैं, एक सेल से भाई दो बन गए, तो अब इन दो बनने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वो भी हमारा एटीपी प्रोवाइड करता है। मूवमेंट ऑफ फ्लैजिला, कुछ सेल्स होते हैं छोटे, जैसे जो छोटे एनिमल्स होते हैं उनमें फ्लैजिला लगा हुआ होता है, तो ये मूव करता है। हमारे स्पर्म सेल्स हो गए, स्पर्म सेल्स में भी ये फ्लैजिला लगा होता है, ये एटीपी की वजह से मूव करता है, ये इसकी जो मूवमेंट होती है ये वाली, ये फ्लैजिला की वजह से होती है, ठीक है। और फ्लैजिला एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वजह से मूव करता है, और सॉरी फ्लैजिला एटीपी की वजह से मूव करता है। और एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो कि प्लांट्स के अंदर एक प्रोसेस होता है, ठीक है, जिससे हमारी पानी पहुँचता है लीव्स तक। ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ एटीपी इंटू एडीपी, अब ये एनर्जी कैसे आती है, ये एटीपी की कन्वर्जन होती है एडीपी में, ठीक है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि इसमें 3 फॉस्फेट होते हैं, और एडीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, यानी कि इसमें 2 फॉस्फेट होते हैं। तो एक फॉस्फेट जो इसका निकल जाता है वो हाई एनर्जी बॉन्ड रखता है और उसकी वजह से इतनी एनर्जी रिलीज होती है, 7.3 किलो कैलोरी पर मोल। इस 7.3 किलो कैलोरी पर मोल का क्या मतलब है कि एक मोल अगर आप दोगे, ठीक है, एक मोल अगर आप दोगे, तोड़ोगे, तो आपकी 7.3 किलो कैलोरी निकलेगी, ठीक है। 7.3 किलो कैलोरी मतलब 7.3 थाउजेंड, और इसको अगर आप खोलना चाहो तो खोल सकते हो। अगर इसको किलो जाउल दूसरे यूनिट में कन्वर्ट किया जाए, ये 731.81 किलो जाउल पर मोल और 7.3 किलो कैलोरी पर मोल एक ही बात है, बस इसने ना कैलोरी को जाउल में कन्वर्ट कर दिया, तो इस वजह से यहाँ पर वैल्यूज चेंज हो गई। मैथमेटिक्स थोड़ी बहुत आती होगी तो आप समझ गए होंगे कैसे हुआ। ये वैल्यू याद रखनी है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एमडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये वैल्यू बहुत बार पूछी गई है, आप डाउ के पास पेपर्स देखेंगे आपको बहुत बार ये वैल्यू नजर आएगी, ठीक है जी। अब मोनोन्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर, मोनोन्यूक्लियोटाइड में आपको क्या स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है ना, ये तो डिस्कस करके आए। मोनोन्यूक्लियोटाइड यानी एक ही ऐसा न्यूक्लियोटाइड वर्क कर रहा है इंडिपेंडेंटली, तो इसमें क्या आ गई, एक नाइट्रोजिनस बेस आ गई। सवाल है ये हमारे पास प्यूरिन है या पायरिमिडिन है, सो
आंसर इज इट इज़ प्यूरिन। प्यूरिन का मैंने याद करने का तरीका बताया, पूरी पूरी मतलब फुल 2 रिंग्स, और उसकी हमने क्या बताया था कि Ag होता है उसमें, ठीक है, और पायरामिडिन में टक होता है, ठीक है, टक पायरामिडिन्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखा भी हुआ है एडेनिन, तो यहाँ से आप अगर आपको कोई ये पूछे ना कि ये कौन सी शुगर है तो आप बोलोगे प्यूरिन है, ठीक है। उसके बाद तीन तीन थी ना चीज़ें न्यूक्लियोटाइड में, एक हमारे पास ये थी नाइट्रोजनस बेस ये रही, एक हमारे पास था फॉस्फेट ग्रुप, दूसरा हमारे पास था 5 कार्बन वाली पेंटोस शुगर। ये तीनों रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हैं और ये एक मोनोन्यूक्लियोटाइड है जो कि एटीपी है। अब जनाब 2 न्यूक्लियोटाइड्स अब आपस में मिल जाएं, ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाता है, डाई न्यूक्लियोटाइड। अब जनाब डाई न्यूक्लियोटाइड में 2 न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिल जाएंगे, VIA फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, इनके दरमियान जो बॉन्ड होता है वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, ठीक है। और वो बॉन्ड आपको मैं जब समझाऊंगा जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, क्योंकि आज हम डाइन्यूक्लियोटाइड तक ही पढ़ेंगे। डाइन्यूक्लियोटाइड वाले टॉपिक के बाद है हमारे पास फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, और उसके बाद हमारे पास DNA और जीन है जो कि नेक्स्ट लेक्चर में पूरे डिस्कस होगा, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो रही है। तो थोड़ा सा डाइन्यूक्लियोटाइड को डिस्कस कर लेते हैं। डाइन्यूक्लियोटाइड्स में हमारे पास 2 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, मोनोन्यूक्लियोटाइड में जैसे एक न्यूक्लियोटाइड था, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। अब इसमें ना ये कोवेलेंटली बॉन्ड होते हैं, ये 2 न्यूक्लियोटाइड कोवेलेंटली बॉन्ड होते हैं, और उस बॉन्ड का मैंने आपको नाम बता दिया फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। उस बॉन्ड की कंपोजिशन, उस बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है वो सारा हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। टुगेदर टू फॉर्म अ कंपाउंड कॉल्ड डाइन्यूक्लियोटाइड। वन ऑफ द वेल नॉन डाइन्यूक्लियोटाइड इज NAD। अब डाइन्यूक्लियोटाइड की एग्जांपल NAD है। NAD का फुल फॉर्म क्या है, निकोटीनामाइड एडिनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। A vitamin nicotine is attached with these 2 nucleotides is NAD. It work as coenzyme for redox reaction. ये जो NAD है ये कोएंजाइम के तौर पर एक्ट करता है रिडॉक्स रिएक्शन में। रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होते जो कि हमारे पास अल्टरनेट ऑक्सीडेशन रिडक्शन, बल्कि सॉरी साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही होती है, यानी कि A मॉलिक्यूल होता है और ये A मॉलिक्यूल क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को लॉस कर लेता है। एट द सेम टाइम B मॉलिक्यूल इसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके ये B- बन जाता है और ये A+ बन जाता है। ये रिएक्शन जिसमें साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही होती है मॉलिक्यूल्स की, इन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, इन रिएक्शंस को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। और इन रिएक्शंस के अंदर ये एज अ कोएंजाइम वर्क करता है, इन रिएक्शंस को प्रोसीड कराने में काम आता है, ठीक है जी। इट कैरीज 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 प्रोटॉन्स एंड एनर्जी। ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन और एनर्जी को कैरी करता है। ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में नहीं आएगी, आपको मैं इसकी बायो एनर्जेटिक्स में समझाऊंगा। सवाल ये है कि ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को क्यों कैरी करता है, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की ही तो नीड होती है। इलेक्ट्रॉन को गेन करा दो ऑक्सीडेशन हो जाएगी, प्रोटॉन को गेन करा दो रिडक्शन हो जाएगी, तो इसीलिए ये चीज़ कैरी करता है, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन में इन दोनों चीज़ों की नीड होती है। और NAD वर्क करता है एज अ कोएंजाइम रिडॉक्स रिएक्शन में, तो इसको यही 2 चीज़ें तो चाहिए काम करने के लिए, ठीक है जी। अच्छा, अब ये हमारा डाइन्यूक्लियोटाइड क्लियर हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इंशाल्लाह फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की, DNA और जीन की, और एक और लेक्चर अपलोड होगा जिसमें हम तमाम के तमाम क्वेश्चंस और MCQs को डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे कि पास्ट पेपर्स को भी सॉल्व करें। मैं वादा नहीं कर सकता, कोशिश इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वादे अक्सर टूट जाया करते हैं और कोशिशें कामयाब हो जाती हैं। तो नेक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको आबाद रखे। इसी तरह मेहनत करने की, पढ़ने की जस्तुजू आपके अंदर जारी रखे, और अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।